हम आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इस साल का हमारा उद्देश्य यही है कि हम स्टेम एजुकेशन से बच्चों को जोड़ पाएँ, स्टेम एजुकेशन से गर्ल्स को जोड़ पाएँ और जो मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट की बात हम अभी भी इंडिया में करते हैं, जहाँ केवल 30% महिलाएं हैं जो स्टेम एजुकेशन से जुड़ी हैं, जो मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हैं, उनको इस साल हम या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करके या गवर्नमेंट पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम एजुकेशन में जोड़ पाएँ। ये इस साल आईसेक का एक मेन मोटिव रहेगा। मैं बस यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी 6 यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कोई एक अपना फोकस एरिया लेके आगे काम कर रही हैं। तो जो ये कहते हैं कि भाषाएं एक दूसरे से अलग करती हैं, भाषाएं तो हमें जोड़ती हैं। और टैगोर जी का एक सेंटेंस है कि भाषाएं नदियां होती हैं और उसमें हिंदी महानदी है। आप सबका स्वागत है। हम लोग इस सदन में उपस्थित हैं, बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग बाहर से हैं और जो भोपाल के अलावा के लोग हैं वो भी, उन सबका भी स्वागत है। देखिए, हम लोग सब हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हिंदी ने बहुत कुछ दिया है हम लोगों को और हिंदी का ओलंपियाड, जैसा कि आपने देखा मॉरिशस में चौबे जी का एक सम्मान उन्होंने घोषित किया है कि ये सम्मान हम प्रारंभ करेंगे अगले वर्ष से। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की डेज जवाहर जी ने आपको बताया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस से लेके 30 सितंबर अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस तक ये ओलंपियाड होगा। आप सबको नमस्कार। आज बहुत ही एक सुखद दिवस है जिसमें टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र, प्रवासी भारतीय साहित्य संस्कृति केंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, युवा हिंदी संस्थान न्यू जर्सी से जो फुल ब्राइट हेज है, इन सभी के एक संयुक्त प्रयास से ये आज हम यहाँ एकत्रित हैं। और मैं भारत में हमारे अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमेरिका से जब कोई आता है तो केवल न्यूयॉर्क से आता है या एक शहर से आता है, लेकिन आज पूरा अमेरिका यहाँ पर है। यहाँ पर आज न्यूयॉर्क भी है, यहाँ पर न्यू जर्सी भी है, यहाँ पे अटलांटा भी है, यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना भी है, यहाँ पे कैलिफोर्निया भी है। और मैं जब देख रहा था कि अगर न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते हैं तो 5 घंटे की फ्लाइट होती है और यदि मुझे हवाई द्वीप जाना है तो 10 घंटे की फ्लाइट लेना पड़ती है। तो इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और इसके लिए सबसे ज्यादा आभारी हूँ आदरणीय श्री संतोष चौबे जी का, जिन्होंने इसके लिए सहमति प्रदान की। मुझे याद है कि जब तक इस विश्वविद्यालय में कोई नया काम होता है तो आदरणीय चौबे जी सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ केरल के 20 व्यक्तियों का दल आया था जो मलयालम हिंदी और हिंदी मलयालम में काम करते हैं। चौबे जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विज्ञान में, जिन्होंने प्रशासन में, जिन्होंने साहित्य में पूरे विश्व में अपना एक नाम स्थापित किया। और बता दूं, जब भारत में कंप्यूटर आया था तो सबसे बड़ी समस्या थी कंप्यूटर सीखा कैसे जाए। तब आदरणीय चौबे जी की किताब आई थी कंप्यूटर एक परिचय, हिंदी में आई थी और जो लाखों की संख्या में बिकी। और पिछले दिनों उसका जो 40वां जो 40th एडिशन है वो हमारे राज्यपाल ने जारी किया। इसलिए मैं आदरणीय चौबे जी का बहुत आभारी हूँ। आदरणीय अशोक ओझा जी लगभग सितंबर माह में आए थे, तब ये प्रस्ताव रखा गया था। आदरणीय चौबे जी के साथ उनकी मीटिंग हुई और हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आदरणीय जौहरी मैडम ने बताया कि हम लोग विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहे हैं और विश्व रंग ने तो पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और ये सब हो रहा है आईसेक के माध्यम से। मैं बता दूं, आईसेक established in 1985 is today's India's leading social enterprise working in the areas of science and science publication, skill development, training and education, including higher education through universities. आज इस विश्वविद्यालय की आज आईसेक ग्रुप के अंतर्गत 6 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिसके कुलाधिपति आदरणीय चौबे जी हैं और नई जो यूनिवर्सिटी हुई है शायद एक विशिष्ट है इसको ग्लोबल यूनिवर्सिटी। और इसके साथ जो विश्व रंग है, मैं ये भी बता दूं कि विश्व रंग was started in 2019 by Rabindranath Tagore University as a global platform that celebrates Indian literature, culture, art, music and cinema. It is one of the biggest festival to promote
and spread India culture and Hindi with other Indian languages across the world. मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ अध्यापक और विद्यार्थी भी है, क्योंकि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, उसमें इस संस्था की उपलब्धियों की बात हुई है। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि हम जिन लोगों के द्वारा ये उपलब्धियाँ मिली हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करें, दोनों विद्यार्थी और अध्यापक। एक बात मैंने नहीं सुनी और आशा है कि अगली बार जब आएंगे उसके बारे में सुनेंगे कि अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण किस तरीके से किया जाता है। क्या कोई केंद्र होने वाला है अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र में ही एक ऐसा अध्याय हो जहां अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो सही है तो वो आगे बढ़ाएं, अगर सही नहीं तो उसमें सुधार करें। पूजा जी हमारे मित्र हैं और एक बड़ा कार्यक्रम यूएस में करते हैं। 2-3 बार मुझे बुला चुके हैं, मैं जा नहीं पाया, लेकिन जैसा बताते हैं कि वो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। भारत में उनके संबंध बड़े गहरे हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं। तो अब हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, हम कुछ और भी काम कर पाएंगे आपके साथ, समझ जाए। हमारे अपने ही परिवार के जवाहर जी, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर दीदी, सामने बैठे अमेरिका के 12 से अधिक विश्वविद्यालयों के टीचर्स, शिक्षक, हमारे अपने शिक्षक, हिंदी विभाग के लोग और सभी मित्रों, स्वागत काफी हो चुका और हमारे बारे में भी बहुत कुछ बताया जा चुका। मुझे गैब्रिएला का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो संक्षिप्त था और वो ये बता के चुप हो गया कि भाई एक स्रोत केंद्र बनाओ, उसमें सब लोगों को शामिल करने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि निष्कर्ष में हम लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। मैंने सिंगापुर में ये बात कह दी थी कि सिंगापुर में जो टीचर्स थी, 300 टीचर्स आए थे वहाँ पे, स्कूल के टीचर्स थे, और उन्होंने सबने कहा कि हमें आधुनिक हिंदी और आधुनिक भारत के बारे में प्रशिक्षण की जरूरत है। हम लोग फॉर्मल बीएड नहीं भी हैं, तब भी हम चाहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए। तो आपने बिल्कुल ये बात है। और ये विश्वविद्यालय, अगर संगीता जी को याद हो, मैंने सिंगापुर से लौट के कहा था कि मैडम हमें टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है और इंटरनेशनल हिंदी प्रमोशन। आप देखिए कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जो मैंने कहा था वही करने कहा और हमको करना है। मित्रों, मैं थोड़ा वक्त लूंगा क्योंकि यदि मैं क्यूरेट करता इस प्रोग्राम को, जो मैंने नहीं किया है और जवाहर ने किया है, तो मैं पहले आप सबसे सुनना चाहता कि आप कैसे इसको अपने आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर हम शायद अपनी बात कुछ कहते जो आपकी और हमारी बात मिलके एक विदेश और मेरा तुम्हारा जैसा कुछ होता है। जवाहर ने अपनी तरह से इसे क्यूरेट किया, जो ठीक है, अब एक जगह पे पहुंच भी रहे हैं। मैं 2 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के शिक्षण पर जो बात करेंगे, और जो फुलब्राइट का अपना लक्ष्य है कि वो सांस्कृतिक हेरिटेज की पड़ताल करते हुए शिक्षा में कैसे उसको शामिल करें। तो दोनों चीजों पर मैं अलग अलग बात करूंगा, और पहले हम हिंदी पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी 9 साल से 7-8 साल से तो हम लोग बहुत ज्यादा, पर मैं 1990 से हिंदी के विश्व में जुड़ा हुआ हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और मैं सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारा पढ़ता हूँ, सारा अंतर्राष्ट्रीय संगीत सुनता हूँ, सारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और धाराओं के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से अपने आप को सच एक व्यक्ति मानता हूँ।
लेकिन पिछले 10 सालों में हमने ज्यादा गहराई से देखने की कोशिश की कि असल में मामला क्या है और हिंदी की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। हमारे यहाँ भारत में गबरेल जी, ये बात बहुत होती है कि भारत में हिंदी को लेकर कोई यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है। यूनिवर्सल टेस्ट होना चाहिए तो हम हिंदी, जब बाहर से लोग जब आते हैं तो हमको यूनिवर्सल टेस्ट जैसा कुछ दे सकते। और दूसरी बात ये बार बार होती है कि हिंदी भाषा मानकीकृत नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है जैसे कि अन्य भाषाएं कुछ हैं। तो मानकीकरण की डिबेट में और यूनिवर्सल टेस्ट की डिबेट में हमारे सारे बुद्धिजीवी जो है वो उलझे हुए। भाइयों, यूनिवर्सल जैसी कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि यूनिवर्सल जैसी कोई चीज नहीं है हिंदी को लेकर। मॉरिशस में हिंदी जो है वो बैठकाओं में पढ़ाई जाती है। बैठका वो जगह है जिनको कि हम इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल क्लासरूम कह सकते हैं। वो उनके स्वतंत्रता आंदोलन से, उनकी बिहार की हिस्ट्री से, वो वहां से उपजी हुई चीजें हैं जो नॉन फॉर्मल बैठकें थी और जिसमें कि वो अपने देश के बारे में, अपने इतिहास, और वहां पर भजन भी गाए जाते हैं, वहां पर रामायण भी पढ़ी जाती है, वहीं पर हिंदी भी सिखाई जाती है और उनकी स्टैंडर्ड करिकुलम पर नहीं पढ़ाई जाती। सिंगापुर में जो हिंदी पढ़ाई जाती है, मैंने बातचीत किया टीचर से, वो वहां की द्वितीयक भाषा है, प्राथमिक भाषा नहीं है। जब हम भारत में रह के प्राथमिक भाषा की तरह हिंदी को देखते हैं और प्राथमिक भाषा की तरह बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हिंदी अधिकतर विश्व के देशों में द्वितीयक भाषा है। It's not the primary language of that country, nor have they taken it up in their schools. तो स्कूल्स में कोई फॉर्मल करिकुलम नहीं है सिवा सीबीएसई स्कूल्स के, और अधिकतर जगहों पर वो एक द्वितीय भाषा के ऊपर, और वो भी चॉइस है। सिंगापुर में तमिल ज्यादा पसंद की जाती है, सिंगापुर में तमिल प्राथमिक भाषाओं में, क्योंकि उस देश की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके हिसाब से तमिलियंस वहां पहले पहुंचे थे, तमिल पहली भाषा है। तो देखना यह है कि या तो हिंदी विभिन्न देशों में अनौपचारिक तरीके से पढ़ाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मुझे मालूम पड़ा, अनूप मुझे बता रहे थे कि अमेरिका में बहुत जगहों पर मंदिरों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मंदिरों में हिंदी जो पढ़ाई जाती है वो करिकुलम थोड़ी फॉलो करती है। हम पहले करिकुलम पर जाने लगते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करने लगते हैं, फिर ये बात करने लगते हैं। हमें देखना यह है, सबसे पहले यूनिवर्सलिटी इज अ मिथ। हमें कोई यूनिवर्सल टेस्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना है, नहीं हमें कोई यूनिवर्सल हिंदी के बारे में बात करनी है। तो अब गैब्रिएल ने कहा कि हाँ ये है कि देखो कि कितनी तरह से हिंदी पढ़ाई जा रही है, उसका एक रिसोर्स सेंटर हो जो मेथड के बारे में बात करे, कितनी तरह से हिंदी पढ़ाई जा रही है, कितनी तरह के करिकुलम फॉलो हो रहे हैं। और हम भारत सरकार को ब्लेम करते हैं। हमारे एक और मतलब बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीटे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीटते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हिंदी के लिए, आप कुछ कर नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 22 भाषाएं हैं देश की, अगर हिंदी के लिए ज्यादा करेगी तो वो खुद ही पिट जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत करती हुई नहीं दिख सकती। करना किसको है? करना उस समाज को है जो हिंदी बोलने वाला समाज है, करना उसको है जो हिंदी की कम्युनिटी है, करना उसको है कि वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कम्युनिटी बनाए और हिंदी के बारे में प्रयास करे। हम चाइना नहीं है ना यार, ये नॉट चीन की वो हम कन्फ्यूशियस सेंटर बनाने की कोशिश करें, हर जगह कन्फ्यूशियस कर दें, उसमें चीनी बढ़ाने की कोशिश करें और बाद में अपने बिजनेस का विस्तार भी करें। चीन और भारत तो अलग अलग देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में 22 भाषाएं हैं, सारी भाषाओं की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसलिए मैं अपेक्षा नहीं कर सकता कि भारत सरकार सिर्फ हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम करेगी।